Assalamu alaikum everyone. This is Talha Tahir with Rihan Maqsood and Babar Nazir. And today we are going to discuss an important topic of pathology, that is necrosis. हम यहाँ हैं क्योंकि हमारी लिविंग बॉडीज़ हैं तो सेल से बनी होंगी। सेल्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नेचुरली जनरेट होते हैं, मरते हैं, रीजनरेट होते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐड हो जाए, जैसे हमारे पास टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए या फिर कोई फिजिकल इंजरी आ जाए, तो सेल की जो डेथ होती है वो अपने टाइम पीरियड से पहले ही हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। और आज हम नेक्रोसिस के बारे में बात करें। लेट अस फर्स्ट डिफाइन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द पैथोलॉजिकल सेल डेथ जो फिजिकल इंजरीज के बाद या फिर टॉक्सिन्स के एक्सपोजर के बाद होती है। और अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें तो नेक्रोसिस में सबसे पहले सेलुलर प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं, डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी होती है, फिर बाद में लीकेज ऑफ द सेलुलर कंटेंट होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद सेल फेगोसाइटोसिस हो जाती है, जिसके बाद हमारा नेक्रोटिक सेल जो है वो क्लीन अप हो जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस। इटियोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है इस्कीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल। सेकंड है हमारे पास फिजिकल इंजरी। थर्ड इज एक्सट्रीम टेम्परेचर सच एज हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। फोर्थ वन इज इनटेक ऑफ टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड एक्सपोजर टू रेडिएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस में अगर हम कंसीडर करें कि सेल का कोई अनफेवरेबल या फिर एबनॉर्मल स्टेट आता है तो उसमें सेल अपने कुछ फंक्शंस लॉस कर देता है। उनमें से एक हम लेट्स सपोज करते हैं कि आयन चैनल जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। अगर आयन चैनल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, सोडियम अपटेक ज्यादा होगा तो वाटर उसको फॉलो करते हुए सेल के अंदर एंटर होगा और सेल स्वेल हो जाएगा, जिससे सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी हमारी डैमेज हो जाएगी और सेलुलर कंटेंट लीक आउट होगा। जब सेलुलर कंटेंट हमारा लीक आउट होगा तो उसमें कुछ डैम्प्स या फिर डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जैसे मैक्रोफेजेज अगर डैमेज होते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपी निकलता है और डीएनए की ब्रेकडाउन होती है तो यूरिक एसिड रिलीज होता है। वो जब डैम्प्स मैक्रोफेजेज को रिकॉग्नाइज करता है अपने रिसेप्टर्स के थ्रू तो फेगोसाइटोसिस करवाता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स मोर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो हमारे उस सेल डेब्रिस को या फिर जो हमारी वो सेल जो मर चुका है उसकी क्लियरेंस की नेक्रोटिक सेल क्लियरेंस करवाने के लिए। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल सेल डेथ। इसमें देखें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो रही है और इसमें अपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं, इसमें सेल स्वेलिंग हो रही है और इसमें न्यूक्लियर के फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं और इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हो रहा है और सेल डेब्रिस जो है इज नॉट अलाउइंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ नेक्रोसिस। जब सेल रप्चर होता है तो उसकी प्रोटीन्स भी रिलीज होती हैं, प्रोटीन्स रिलीज होकर ब्लड में आती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल की अगर सेल नेक्रोसिस होती है तो उसमें ट्रोपोनिन प्रोटीन हमारे पास सेल में होती है। बाइल डक्ट एपिथेलियम की नेक्रोसिस होती है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस रिलीज होते हैं और हेपेटोसाइट नेक्रोसिस होती है तो उसमें ट्रांसअमाइनेजेस रिलीज होते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें एक्सेस एंड क्वांटिफाई द डिजीज, मॉनिटर सिविरिटी एंड अप्रोच द अंडरलाइंग कॉजेस। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस जिनको हम वन बाय वन फर्दर आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास कोआगुलेटिंग नेक्रोसिस। कोआगुलेटिंग नेक्रोसिस में हमारे पास सेल जो आर्किटेक्चर है मींस के जो उसकी बाउंड्री है वो प्रिजर्व रह जाती है और सेल अंदर से जो है वो डीनेचर हो जाता है। इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और सेल्स का जो न्यूक्लियाई है वो अपना न्यूक्लियाई लूज कर देता है और ये मोस्ट कॉमनली काज बाय इस्कीमिया होती है और इसकी जो एग्जांपल्स है उनमें इंक्लूड होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड रीनल इन्फेक्शन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो येलो नेक्रोटिक पोर्शन है ये हमें कोआगुलेटिंग नेक्रोसिस शो करवा रहा है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को देखें तो ये ग्रीन स्टार नॉर्मल सेल्स पे शो करवा रहा है, ब्लू स्टार वुमेन्स कैप्सूल शो करवा रहा है और येलो स्टार जो है वो नेक्रोटिक पोर्शन शो करवा रहा है। यहाँ पे हमारी सेल जो बाउंड्री है वो प्रिजर्व है लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। उसमें हमारे पास सेल बाउंड्री प्रिजर्व रह रही थी लेकिन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में हमारा सेल जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है और वो लिक्विड मैस बन रहा है और ये मोस्टली हम देख सकते हैं ब्रेन इन्फेक्ट्स में, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। और जो नेक्रोटिक पोर्शन होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में वो येलो पस बना देता है। अगर हम ये डायग्राम को देखें तो ये ब्रेन के अंदर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हुई है
ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सेल डेंसिटी कम है, यानी कि यहाँ पे सेल नेक्रोसिस हुई है और जिसकी वजह से सेल डेंसिटी कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियाई को क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केजियस नेक्रोसिस। ये मोस्टली हम ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में देखते हैं और फ्राइबल अपीयरेंस होती है और इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पे केजियस नेक्रोसिस हुई है ड्यू टू द ट्यूबरक्लोसिस और ये चीज़ी वाइट डेब्रिस बना रही है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देखें तो यहाँ पे जो सेल की डेंसिटी है वो कम हो चुकी है ड्यू टू केजियस नेक्रोसिस और यहाँ पे सेल्स ने ग्रेनुलोमा बना लिया है इन केस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस हमारे मोस्टली लिम्स में होती है, पर्टिकुलरली लोअर लिम्स में, और ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, ड्राई एंड वेट। ड्राई में हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है जिसकी वजह से ड्राई एंड ब्लैक मैसेज बन रहे होते हैं, और वेट में हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रही होती है जिसकी वजह से टिश्यू स्वोलन होता है, सॉफ्ट होता है और फाउल स्पेलिंग होता है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देखें तो ये हमारे पास बोन का पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टो है तो ये उसकी बोन का पोर्शन ये है, और ये जो मैस है इसमें वेट गैंग्रीन हो चुकी है और वेट गैंग्रीन नेक्रोसिस हो चुकी है जिसकी वजह से वो टो है वो सॉफ्ट हो चुका है और वहां पे सेल्स की डेंसिटी कम हो चुकी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास फैट नेक्रोसिस और ये मोस्टली होती है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से। जब सेल कुछ डैमेज हो चुके होते हैं तो वो लाइपेज को लीक आउट करते हैं जिसकी वजह से सेल डाइजेशन होती है और वो फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर वाइट डिपॉजिट्स बनाता है जिसको हम फैट्स कोनिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो चाकी वाइट डिपॉजिट्स बने हुए हैं ये फैट नेक्रोसिस को शो करवा रहे हैं। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे देखें तो जो राइट पोर्शन है ग्रीन स्टार वाला वो नॉर्मल सेल्स को शो करवा रहा है और जो येलो स्टार वाला पोर्शन है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो वेग हो चुकी है, मतलब कि वो प्रोमिनेंट नहीं है और उनका जो न्यूक्लिया है वो लूज हो चुका है। नेक्स्ट वन इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स में होती है ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस और वैस्कुलाइटिस की वजह से, और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोटीन्स लीक आउट होके फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करवाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है ब्राइटर रिंग बन चुकी है जहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई है और सेल की डेंसिटी कम हो चुकी हुई है, और जब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है तो ब्लड वेसल्स में मोस्टली इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोसिस। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं जिसमें हमारे पास डिब्राइटमेंट यानी कि डेड टिश्यू रिमूवल होती है, रीवैस्कुलराइजेशन न्यू वेसल्स ग्राफ्ट कर देना जो एज अ शंट या फिर बाईपास के तौर पे काम करेंगी और नॉर्मल ब्लड फ्लो को रिस्टोर करेंगी, या फिर इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना या फिर सर्जरीज करवाना। अगर हम इनमें से एक केस स्टडी के बारे में बात करें तो एक ओल्ड वुमेन है, उसमें ब्रेन इंफार्क्ट हुआ थ्रोम्बिक स्ट्रोक की वजह से। तो हमें देखना है कि उसमें कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है। ब्रेन में हमने देखा था कि मोस्टली जो है ना होल सेल जो है वो डाइजेस्ट होता है और वो होती है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। Thank you. If you have any question, please ask, and please like and share the video, and also subscribe the channel.